आप सभी का फिर से एजुकेशन हब ऑफ अजय सर में स्वागत है। और ये वीडियो आपको भारत के अफवाह तंत्र पर बनाया गया है। और आप देखेंगे इसमें कि भारत के अफवाह तंत्र अर्थात ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया को दो भागों में बांटा गया है। एक हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। अर्थात भारत के अफवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। आप देखेंगे हिमालयी अफवाह तंत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब हिमालयी अफवाह तंत्र है। और दक्षिणी भारत में जितनी नदियाँ जो निकलती हैं वही प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र उसको कहते हैं। अफवाह तंत्र से आशय है कि जल का निकास अर्थात देश में जितनी भी जो नदियाँ बहती हैं निकलती हैं, कहाँ से उद्गम उनका होता है, कहाँ जा कर के मिलती हैं, यही अफवाह तंत्र है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आज हम लोग इस वीडियो में हिमालयी अफवाह तंत्र के बारे में समझेंगे कि हिमालयी अफवाह तंत्र क्या है। तो हिमालयी अफवाह तंत्र में मुख्य रूप से 3 नदी तंत्र हैं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। फिर से समझेंगे, मैंने बोला कि भारत के अफवाह तंत्र, तो भारत के अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, एक हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो आज हम लोग हिमालयी अफवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी 3 नदी तंत्र है, एक है सिंधु नदी तंत्र और दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज जो हमारा वीडियो ये बनाया गया है ये सिंधु नदी तंत्र पर बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र कहाँ से निकलती है और कहाँ से इसका उद्गम होता है और कहाँ पर जाकर ये मिलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और यहाँ पर लद्दाख के दमचोक के पास से निकलते हुए यहाँ से जाते हुए और यहाँ पर गिलगिट होते हुए और पाकिस्तान दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और इस प्रकार से यह पाकिस्तान में ऐसे होते हुए और यह कराची से पूर्व में अरब सागर में आकर के मिल जाती है। फिर से समझेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ये मानसरोवर झील से निकलती है, अर्थात सिंधु जो नदी है यह 3 देश से होकर के जाती है, अर्थात चीन, इंडिया और पाकिस्तान, चीन, भारत और पाकिस्तान। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यह सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से निकलती है। यहाँ पर मानसरोवर झील है, अर्थात तिब्बत चीन से मानसरोवर झील से निकलती है और यहाँ पर जो भारत में प्रवेश करती है लद्दाख के दमचोक के पास से, यहाँ पर लद्दाख के दमचोक के पास से यह होते हुए और यहाँ से यहाँ पर गिलगिट होते हुए और दर्दिस्तान के पास से पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए और फिर यह आकर के यहाँ पर अरब सागर में चली जाती है। कराची से पूर्व अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। अब देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन हैं। तो 5 सिंधु नदी है, इसके 5 नदियाँ जो सहायक नदी है, सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं। यहाँ पर जैसे देखेंगे, दूसरा यहाँ पर एक झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और इसके बाद सतलज है। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये 5 नदियाँ जो हैं सिंधु नदी की सहायक नदी हैं। तो हमने सिंधु नदी को देखा कि कैसे कैसे वहाँ पर जाकर के और अरब सागर में मिली है। इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, मानसरोवर झील से हुआ है। और फिर यहाँ पर अब देखेंगे झेलम के बारे में समझेंगे। झेलम यहाँ कश्मीर घाटी के वैरीनाग से इसका उद्गम होता है और उद्गम होने के बाद यह पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान का जो सीमा 170 किलोमीटर ये बनाती है झेलम नदी। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि कौन सी नदी है जो भारत और पाकिस्तान का 170 किलोमीटर तक सीमा बनाती है, तो वो झेलम नदी है। यहाँ से देखेंगे झेलम यहाँ पर प्रवेश करती है और इसके बाद आकर के पाकिस्तान के झंग के पास, पाकिस्तान का एक स्थान का नाम है झंग, और वहाँ पर आकर के यह और चेनाब में
यह मिल जाती है। किससे मिलती है? चेनाब में मिल जाती है। यहाँ पर चेनाब में, पाकिस्तान के जंग के पास यहाँ चेनाब में आके मिल जाती है। यहाँ इसका उद्गम कहाँ से होता है? कश्मीर घाटी के बैरी नाक से इसका उद्गम होता है। और यह भारत और पाकिस्तान की सीमा 170 किलोमीटर तक बनाती है, झेलम नदी। और यहाँ से होते हुए यह आती है और यहाँ पर आकर के चेनाब नदी में मिल जाती है, पाकिस्तान के जंग के पास। अब यहाँ से अब देखेंगे चेनाब के बारे में समझेंगे। चेनाब जो है यहाँ से हिमाचल प्रदेश के K12 K12 लारा दर्रा। अब दर्रा यहाँ पर आ गया तो जरा दर्रा के बारे में जान लें कि दर्रा किसे कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में जो सकरा जो जगह होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो सकरी जगह होती है उसी को हम दर्रा कहते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की K12 लारा दर्रा से चेनाब निकलती है और यहाँ से होते हुए यह चंद्रभागा, यह इस नदी का निर्माण दो नदियों से हुआ है, चंद्रा और भागा, इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी से भी जाना जाता है। किसको? चेनाब को। तो यहाँ से होते हुए फिर यहाँ पर आती है और ये नदी यहाँ आकर के पंचनद, यहाँ पर चेनाब जो है यहाँ से K12 लारा दर्रा से निकलती है, इसका उद्गम होता है और ऐसे होते हुए यहाँ पर आकर के और यहाँ पर सिंधु नदी से, पंचनद के पास सिंधु नदी से आकर के यहाँ पर मिल जाती है। अर्थात यहाँ पर जो 45 किलोमीटर की दूरी है बहावलपुर से यहाँ तक की, इसको हम कहते हैं पंचनद। इसको पंच नदी इसलिए बोलते हैं कि 1, 2, 3 और 4 और 5 अर्थात झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज जो नदी है यहाँ पर आकर के मिल जाती है सभी नदियाँ। इसके बाद यहाँ से इसका जो है कि बहाव होता है, इसी से 45 किलोमीटर की दूरी को जो है इसको हम बोलते हैं पंचनद बोलते हैं। फिर से हम देखेंगे चेनाब हो गया। अब देखेंगे रावी। तो रावी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से, रावी कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से निकलती है ये, और ऐसे होते हुए यहाँ पर, और ये पाकिस्तान के झंग के निकट, पाकिस्तान के झंग के पास में ये आ करके और चेनाब में मिल जाती है ये। और फिर अब देखते हैं जरा कि इसको, कि अब देखते हैं ब्यास को। ब्यास को देखने से पहले हमको सतलज को जानना पड़ेगा कि सतलज कहाँ से इसका उद्गम होता है। सतलज का जो उद्गम होता है वह राक्षस ताल अर्थात तिब्बत के राक्षस ताल के पास से निकलती है, इसका उद्गम होता है। और यहाँ पर आते हुए यह पंजाब के हरके से होते हुए और यहाँ पाकिस्तान के बहावलपुर के पास में आकर चेनाब नदी से मिल जाती है। और जहाँ और ब्यास को अब देखेंगे। ब्यास जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से एचपी के अर्थात हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से होते हुए आकर और पंजाब के हरके के पास में आकर के यह सतलज में मिल जाती है। और जहाँ पर यह मिलती है, जिसको हम पंजाब का जो हरके है जहाँ पर मिलती है, वहीं से देश की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर का वहाँ से उद्गम वहाँ से हुआ है। यहाँ से इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकलती है और यहाँ पर यह जो है कि पूरे राजस्थान में आती है। और सबसे अधिक इसकी दूरी जो है राजस्थान में है, जो 470 किलोमीटर है इस नहर की, इंदिरा गांधी नहर की। अब ज़रा समझ लेंगे इसके बारे में कि सारी जो नदियां हैं सभी भारत से होकर के जाती हैं पाकिस्तान में। तो अगर भारत चाह दे तो सभी नदियों का जल रोक ले और यह चाहे तो बांध बना करके इकट्ठा करके और एक साथ पानी छोड़ दे, जिससे पाकिस्तान में बिल्कुल बाढ़ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इससे पहले 1960, अब देखेंगे सिंधु जल संधि हुई थी 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। इसमें ये हुआ और ये लागू कब हुआ? 12 जनवरी 1961 से लागू हुआ। इसमें समझौता ये हुआ कि जितनी पश्चिम की जो 3 नदियां हैं, जैसे सिंधु, झेलम और चेनाब, सिंधु, झेलम और चेनाब जो 3 नदियां हैं पश्चिम की, इस नदी का पानी 80% पानी पाकिस्तान प्रयोग करेगा और 20% भारत करेगा। और जो पूर्व की जो नदियां हैं जिसमें रावी, ब्यास और सतलज, इस नदी का जो पानी है 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान करेगा। फिर से समझेंगे, जो पश्चिम की नदियां हैं सिंधु, झेलम, चेनाब, इसका 80% पानी का प्रयोग कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा और 20% अर्थात अंशतः भारत भी इसका प्रयोग कर सकता है। और यहाँ पर देखेंगे पूर्व में
कि रावी, ब्यास और सतलज जो नदी है, सतलज, इस नदी का जो पानी है 80% भारत और 20% पाकिस्तान कर सकता है। तो इस प्रकार से मैं समझ रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से देखेंगे कि बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जैसे कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि जो लेह शहर है वह सिंधु नदी के किस तरफ है, दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है। तो जो लेह शहर है सिंधु नदी के दाएं तरफ स्थित है। इस प्रकार से, और यह कैसे होते हुए, कहाँ, गिलगिट से होते हुए, और कहाँ पर यह पाकिस्तान में प्रवेश करता है, तो दर्दिस्तान में प्रवेश करता है। इस प्रकार से मैं समझ रहा हूँ कि जितना मैंने बताया है भारत के अपवाह तंत्र में, जो हिमालय अपवाह तंत्र में सिंधु नदी तंत्र के बारे में जो आपको मैं बताया हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि आपको सिंधु नदी तंत्र के विषय में समझ में आ गया होगा कि सिंधु नदी तंत्र की 5 सहायक नदियाँ हैं, जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, और जो कहाँ से इनका उद्गम हुआ है और कहाँ पर जाकर मिली हैं, ये भी मैंने बताया। और मैं समझता हूँ कि आपको यह बिल्कुल सिंधु नदी तंत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।